मैं शॉपिंग सेंटर के गेट से बाहर निकल ही रही थी कि मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ी। वो वही तो थी, यानी दिव्या, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। वही खूबसूरत चेहरा, वही बड़ी बड़ी काली आँखें और लंबे बाल। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसे इतने सालों बाद देख रही हूँ। वो छोटे छोटे कदमों से मेरी ही तरफ आ रही थी, लेकिन मैं तो जैसे अपनी जगह पर जम ही गई थी। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो मेरे पास आकर रुक गई। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहचान लिया तुमने? वो बोली, हाँ बिल्कुल। और फिर खामोशी से दिव्या सिर्फ मुझे देखती रही। वो जो हर बात पर बहुत ज़्यादा बोलती रहती थी, वो जो बहस करने और दलील पर दलील देने के मौके तलाश करती थी, एकदम चुपचाप सी खड़ी थी, जैसे शब्द कहीं खो गए हों। लेकिन मेरे अंदर तो सवालों का तूफान उमड़ रहा था। मैंने पूछा, कैसी हो दिव्या? और उसने वही बेजान सी मुस्कुराहट लिए हुए जवाब दिया, बस जिंदगी गुजर रही है। मैंने रोड की दूसरी तरफ इमारतों की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, मेरे घर चलो दिव्या, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो बोली, मुझे पता समझा दो, मैं कल आऊँगी, आज देर हो जाएगी। मुझे उस पर जैसे यकीन नहीं हुआ और मैंने उससे पूछ लिया, हाँ ये तो है, लेकिन क्या तुम कल आओगी? दिव्या भी हल्की सी शिकायत करते हुए बोली, तुम क्या समझती हो? क्या मेरा दिल नहीं करता तुमसे मिलने का और बातें करने का? मैं बोली, अगर तुम्हारा दिल करता तो तुम यूं गायब ना हो जाती। दिव्या ने एक ठंडी सांस ली और फिर मुझे गौर से देखा और बोली, मेरे वादे पर यकीन करोगी? मैं मुस्कुराई और बोली, करना ही पड़ेगा। और फिर उसे पता समझाने लगी। फिर वो चली गई और मैं मार्केट की तरफ बढ़ गई। मैंने एक दो चीज़ ली, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैं घर वापस लौट आई। मेरे तो जैसे दिल दिमाग पर दिव्या छाई हुई थी। दिव्या मेरी स्कूल और कॉलेज दोनों की साथी थी। हम एक साथ ही कॉलेज आते और जाते थे। कभी कभी दिव्या हमारे घर यूं भी आ जाया करती थी, लेकिन उसने अपने घर आने को कभी नहीं कहा था। उसके यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अपने घर और घर वालों के बारे में दिव्या बहुत कम ही बात किया करती थी। एक बार दिव्या ने बताया था कि उसकी दो बड़ी बहनें हैं और दोनों ही 10वीं के बाद घर बैठा दी गई थी। दिव्या पूरे ख़ानदान में पहली लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी, बल्कि लड़कों में से भी किसी ने बीए कंप्लीट तक नहीं किया था। उन्हीं दिनों मेरे भैया के लिए लड़की देखी जा रही थी और हर रोज़ ही हम किसी न किसी के घर लड़की देखने जा रहे थे। एक दिन भैया ने मुझे पकड़ा और बोले, क्या नाम है वो तुम्हारी दोस्त का जो उस दिन आई थी? मैं जल्दी में थी, उनकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया मुझे और मैं बोली, कौन सी दोस्त भैया? वो बोले, अरे वही लंबी सी, हाँ दिव्या नाम है शायद। मैं बोली, तो क्या हुआ उसे भैया?
भैया बोले, तुम लोग उनके यहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? अब मैं झुंझला चुकी थी और बोली, किस लिए भैया? मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, किस लिए जा रही हो त्रिपाठी साहब के यहाँ? उसी लिए। अचानक मेरे मुंह से निकला, क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हक्का बक्का रह गई। यानी कि दिव्या आपको पसंद है? अरे वाह! यह ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं तो सचमुच नाचने लगी थी। सच में अब तक हमने जिसे भी देखा, किसी का भी मुकाबला दिव्या से नहीं किया जा सकता था। उसी दिन मम्मी और दीदी दिव्या के घर गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे भाई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सो इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन था कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। मैंने घर पर सारा वक्त टहल टहल के गुजारा। जी चाहता था वो लोग जल्दी से जल्दी घर वापस आएं और मैं खुशखबरी सुनूं। लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। जब वो लोग घर वापस लौटे तो बताया कि दिव्या की तो मंगनी हो चुकी है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो दुख इस बात का था कि दिव्या ने इतनी बड़ी खबर मुझसे छुपाई थी। क्या वो मुझे किसी लायक नहीं समझती थी? दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरा मूड ख़राब था। मैं अंदर ही अंदर उससे लड़ने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। इसलिए क्योंकि दिव्या कॉलेज ही नहीं आई थी। फिर कई दिन और भी गुजर गए। ये हमारा फाइनल ईयर था और इम्तिहान होने ही वाले थे। कई बार जी चाहा कि पता लगाऊं किसी से, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। जाहिर सी बात है, इम्तिहान उसे भी देने होंगे, फिक्र उसे भी होनी चाहिए। मैं खुद को परेशान करती फिरूं और एक वो है जो मुझे कुछ समझती भी नहीं। मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ था। फिर इम्तिहान की डेट शीट आ गई और क्लासेस ख़त्म हो गई। कॉलेज छूट गया था, लेकिन दिव्या फिर कभी नज़र नहीं आई। एक बार मुझे पता चला कि उसकी बहन की शादी है, लेकिन उसने उसमें भी मुझे नहीं बुलाया। मुझे बहुत हैरत हुई थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जो उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे? उन दिनों मेरा जी चाहता था कि कोई किसी भी तरह उसे ढूंढ लाए, लेकिन वो तो जैसे दुनिया से गायब ही हो चुकी थी। मजबूर होकर एक दिन मैं उसके घर गई, लेकिन बाहर से ही मुझे एक आदमी ने ये कहकर रोक दिया कि वो यहाँ है ही नहीं। उसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया और मैं लौट आई। आज 6-7 सालों के बाद वो इसी शहर में नज़र आ गई, जिसे कभी मैंने एक समय तलाश किया था, लेकिन बातें ना हुई। अब आने को कहा है उसने तो आए शायद। दूसरे दिन मैंने सुबह से ही उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया और दोपहर के बाद वो सच में आ गई। एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वही बेरंग सी मुस्कुराहट दिव्या के होठों पर थी
और वो बोली कि यकीन था ना कि मैं आऊँगी। मैं अपनी नाराज़गी जताते हुए बोली, मैं तो हर एक पर आंखें बंद करके यकीन करने वालों में से थी, लेकिन सबसे पहले तुमने ही मेरा यकीन तोड़ा। खैर छोड़ो, ये बताओ कहाँ शादी हुई, पति कैसे हैं और कितने बच्चे हैं। लेकिन दिव्या ने बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोली, ये नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ गायब हो गई थी। मैं बोली, वो भी पूछूंगी, पहले तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। ये कहते हुए मैं किचन में चली गई और जब मैं वापस आई तो दिव्या मुझसे कहने लगी, एक शिकायत मुझे भी तुमसे है। तुमने बगैर मुझसे पूछे रिश्ता क्यों भेजा था। मैं बोली, लो भला, तुमसे क्यों पूछती, ये भी कोई पूछने की बात थी। मुझे बुरा लगा, मेरा भाई कोई गिरा पड़ा नहीं था और ना ही मेरा ख़ानदान ऐसा गया गुजरा है। दिव्या बोली, अरे तुम क्यों बुरा मानती हो। बात यह है कि हमारे यहाँ रिश्ते सिर्फ ख़ानदान में हुआ करते हैं। मैंने तुम्हें अपने घर के बारे में कभी बताया नहीं था। बहुत सी बातों से मुझे शर्म आती थी। मेरे यहाँ बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो फिजूल हैं, बहुत सी बातें जो बेबुनियाद थीं। हमारे घर के बुज़ुर्ग उसे अपना ख़ानदानी उसूल मानते थे और उनमें से एक बात ये भी थी कि वो शादियाँ सिर्फ घर में ही करते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता था कि दोनों का आपस में जोड़ है या नहीं। लड़की कुछ लड़का कुछ, बल्कि उम्र भी नहीं देखी जाती थी। कभी लड़का 20 साल बड़ा रहता है, कभी लड़की 2-4 साल बड़ी हो जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। दिव्या सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली, जाहिर सी बात है, तुम लोगों को क्या पता। रिश्ता आना तो लड़की की खुशनसीबी होती है, लेकिन इस बात को सबने मेरी बदनसीबी बना दिया। एक तमाशा बन गया मेरा। उन लोगों ने बहुत गलत रंग दिया इस बात को। मेरे ही घर वालों ने मेरे किरदार पर शक किया। मेरी पढ़ाई तो यूं ही किसी को एक आंख नहीं भाती थी और अब एक अच्छा बहाना मिल गया था उन लोगों को मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर बैठा दिया गया। मेरा कहीं भी आना जाना, किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया गया। मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए जिस वजह से मैं किसी के सामने भी नहीं जाती थी। तुम तो जानती हो, हम 3 बहनें थे। मेरी बड़ी बहन प्रिया दीदी की शादी घर ही में हमारे दूर के मामा के लड़के केशव भैया से तय हुई, जबकि केशव भैया और प्रीति दीदी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बल्कि बहुत मोहब्बत करते थे और ये बात घर में करीब करीब सभी को पता थी। लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के आगे किसी की ना चली। केशव भैया ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो अभी पढ़ रहे थे और बगावत नहीं कर सकते थे। आखिर केशव भैया और बड़ी दीदी की शादी हो गई, लेकिन इस शादी से कोई खुश नहीं था। ये कैसी खुशी थी। केशव भैया ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और घर छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। प्रिया दीदी आज भी केशव भैया के इंतज़ार में बैठी हैं। फिर प्रीति दीदी की शादी तय हुई। वो लोग हमारे थोड़े दूर के रिश्तेदार थे। प्रीति दीदी किसी भी तरह से शादी के लिए तैयार नहीं थी।
वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। घर में शादी की तैयारियां होती रहीं और प्रीति दीदी शादी से इनकार करती रहीं। प्रीति दीदी के लगातार इनकार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर शादी का दिन आ ही गया। जब उन्हें लेने के लिए लोग कमरे में गए तो देखा उनका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। हाँ, प्रीति दीदी ने जहर खा लिया था। घर में कोहराम मच गया। ये बात छुपने वाली नहीं थी। हमारी ऊंची नाक वाले और ऊंचे ख़ानदान वाले बुज़ुर्गों के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके नतीजे में दीदी के जिस्म पर कफन पहनाने से पहले उनका लाल जोड़ा मेरे सर पर रख कर मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया। मैं रो रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दुख मुझे ज़्यादा है, दीदी के मरने का या उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का, या सिर्फ आम लड़कियों की तरह पराई हो जाने का। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। मैं जो सबकी नज़रों में बदनाम हो चुकी थी, कौन करता मुझसे शादी। वो तो लड़के वालों की भी बेइज्जती होती कि आए थे दुल्हन लेने और खाली हाथ लौटना पड़ा। सिर्फ इसी एक बात की वजह से उन लोगों ने ये शादी कर ली। इस तरह मैं विपिन के नाम कर दी गई। इधर प्रीति दीदी की अर्थी उठी और उधर मेरी डोली। मैं ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो लोग बातें बना रहे थे। साथ ही बड़ी दीदी को भी इन सब में घसीटा गया कि उनका आदमी तो उनका मुंह देखने से पहले ही उन्हें छोड़कर भाग गया था, और ये भी कि हम तीनों बहनें बिल्कुल ऐसी वैसी हैं। तुम ही बताओ मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी। लोग मुझे जलील करते, बेइज्जत करते तो मेरा भी दिल यही करता कि मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन तब तक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और अब मैं एक साथ 2 गुनाह नहीं करना चाहती थी। मेरे पति जो खुद इंटर में फ़ेल होकर दुकान संभालने लगे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं थी, उन्हें मेरे ऊपर ताने कसने, रौब जमाने और जगह जगह मुझे जलील करने और बेइज्जत करने के अलावा और कोई काम नहीं था। क्योंकि मैं उनकी मजबूरी का सौदा थी, उन्होंने मुझसे मजबूरी में शादी की थी। मुझे एक बेटा हुआ और कुछ समय के बाद मेरे पति विपिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक ये भी गम था विधवा का जो मुझे मिल गया। अब मैं अपने बेटे को पाल रही हूँ और चाहती हूँ कि उसकी परवरिश इस तरह करूँ कि ऊंची ऊंची बातें और ऊंचे दिमाग और ऊंचे ख़ानदान के रस्म व रिवाज से वो दूर रहे, क्योंकि इन रस्म व रिवाजों से हम तीनों बहनों को तो सिर्फ दुख ही मिले हैं। दिव्या ने अपनी बातें ख़त्म की। मैं उसकी बातें सुनकर बस रोए जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों पर मेरे आंसू ले लिए और बोली, नहीं मत रो। अब मैं भी नहीं रोती। मैं जो हंसना चाहती थी और हंसाना चाहती थी, मुझे इतने आंसू मिले कि अब ये आंखें भी सूख चुकी हैं। मुझे इन आंसुओं की सौगात मत दो।
एक खूबसूरत सी हंसी का तोहफा दो मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कीमती होगा। इतना कहकर वो हंस पड़ी और मैंने अपने आंसू पोंछे और एक मुस्कुराहट लिए हुए उसे विदा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।